नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पॉलिटी सीरीज की थर्ड वीडियो है। चैप्टर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत की बुक का ये थर्ड चैप्टर है। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे लंबा जो अ, संविधान है किसी का भी नहीं लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, पूछे और अगर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो है इसमें केवल 395 आर्टिकल्स थे, एक प्रियम्बल था और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो 450 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के अंदर। प्रियम्बल एक ही है, 24 पार्ट्स हैं, 22 से 24 पार्ट्स हो गए हैं और 8 से 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है। तो आर्टिकल्स अब जो अगर पूछता है कि प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं संविधान में, 450 आर्टिकल्स हैं, एक प्रियम्बल है, 24 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। जो 4 फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि जो है ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब कि वो क्या रीज़न रहे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे देश का, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर्स है उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हमारा भारत देश है, अराउंड 7,000 किलोमीटर की लंबाई है और इतनी ही लगभग चौड़ाई भी है। तो इतना बड़ा एरिया, पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। फिर डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। यहाँ पे आपको हिमालयास पहाड़ भी मिल जाएंगे, यहाँ आपको समुद्र भी मिल जाएगा, यहाँ आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, यहाँ आपको फर्टाइल लैंड भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएंगी। तो इसलिए हर हर एरिया में डिफरेंट टाइप के लोग भी हैं, पर्सन भी हैं। तो इसलिए भी जो है उनके लिए अलग अलग रूल बनाना, किस तरीके से जो है फ्रेम करना है, इस वजह से भी जो संविधान है वो बहुत बड़ा बन गया। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारे देश की सभ्यता सबसे प्राचीन है और उस प्राचीन काल से अब तक न जाने कितने लोग, कितने शासक हमारे देश में आए, रूल किया और अपनी छाप छोड़ गए। तो सभी चीज़ों को समेट के रखना, जो कल्चर है हमारे देश का उसको भी समेट के रखना, तो इसलिए भी ये जो संविधान है इतना बड़ा बन पाया। और फिर हमारे देश जो है, जैसा कि आप जानते हो, हम क्या पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे देश में जो है स्टेट्स और सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए अलग अलग कानून नहीं है। स्टेट का और सेंटर का कानून एक ही है। वो कानून क्या है? दैट इज़ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे स्टेट है चाहे सेंटर है, दोनों ही जो है फॉलो करते हैं केवल एक संविधान, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए भी जो है ये इतना बड़ा है, क्योंकि इस संविधान के अंदर दोनों के रूल लिखे हुए हैं, वो स्टेट के भी हैं और सेंटर के भी हैं। फिर जिन्होंने संविधान लिखा वो लोग मेनली कौन थे? लॉयर्स थे। चाहे वो बी आर अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे असेंबली में जो और प्रेजेंट लोग थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, पटेल, ये सब जो हैं सब लॉयर्स रहे हैं। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। लॉयर्स की जो लैंग्वेज है बहुत टफ होती है, बहुत मतलब जो लेंदी चीज़ें लिखते हैं समझाने के लिए, जिससे कि आगे कोई भी गलत क्लेम, इलीगल क्लेम ना कर सके कोई भी बात जो वो लिखते हैं। इसलिए भी जो है ये जो संविधान है इतना बड़ा हो हुआ। ठीक है। अब आता है कि जो संविधान के अंदर क्या सब चीज़ें जो लिखी गई हैं संविधान के अंदर, क्या वो जो फ्रेमर्स थे संविधान के, उन्होंने अपने पास से लिखी हैं या कहीं से मोटिवेट होकर लिखा है, कहीं दूसरे सोर्स से लेके लिखा है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे देश का संविधान जो है बहुत सोर्सेज से आया है। ठीक है। उसमें से कुछ सोर्सेज की बात मैं करता हूँ आपको, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था इंडिया के लिए, कब? 1935 में। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, आयरिश आयरलैंड से। ठीक है। तो ये मेन मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो है उनके जो संविधान थे, तो जो पॉइंट्स हमारे देश में भी लागू किए जा सकते हैं, हमारे देश की फ्रेटर्निटी के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ज़रूरी हैं, वो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए। फिर हमारे जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा क्यों है? उसके बारे में जो फर्दर वीडियोस आएंगी मैं बताऊंगा कि देखिए संविधान हमारा
कैसे रिजिड है और साथ के साथ कैसे फ्लेक्सिबल भी है। एक छोटा सा hint देख सकते हो आपकी जो है, स्टेट और सेंटर के लिए संविधान एक ही है ना, स्टेट चेंज नहीं कर सकता संविधान अपने लिए, तो मतलब कि जो संविधान है वो रिजिड हो गया, ठीक है, चेंज नहीं कर सकता कोई भी। उसके लिए बहुत मतलब जो है टफ प्रोसीजर है अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है संविधान के अंदर। लेकिन अमेंडमेंट पॉसिबल है, मीन्स फ्लेक्सिबल भी है। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, 395, अब कितने हो गए हैं, 450। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट हुआ होगा ना, तभी तो इतने आर्टिकल्स इंक्लूड हो पाए। अगर रिजिड ही होता केवल तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होती, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर रिजिड है, कहाँ कहाँ पर फ्लेक्सिबल है, वो चीज़ हमें जाननी है, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किस किस तरह से रिलेट करता है ये। फिर हमारे देश में स्टेट्स हैं, मतलब कि फेडरल सिस्टम है, लेकिन वो सभी स्टेट्स को बांध के कौन रखता है, सेंटर। तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये हमारे संविधान का जो है एक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या उसके गुण हैं, वो देख लेते हैं। एक तो जो है हमारे देश में क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव भी है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है। इसका मतलब क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि रियल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर बात करें, जो भी सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, ठीक, आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, जो टॉप पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जो सीधा मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, ठीक। और नॉमिनल हो गया आपके मिनिस्टर्स। फिर इसके अलावा जो रूल करेगा गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट किसकी बनती है, जिसकी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। माना 545 सीट्स हैं, अभी जो है कितनी सीट्स हैं, 545 सीट्स हैं। तो 545 सीट्स में से इसका आधा करो, कितना हो जाएगा भाई, 270 के आसपास बैठेगा। तो 270 से ऊपर मतलब 280 सीट्स जिसके पास होगी पार्टी के पास, वो रूल करेगी। जिसके पास सीट्स इससे कम होगी वो रूल नहीं कर पाएगी, ठीक है। मिला जुला के मतलब कि जो है आधी भी नहीं, जो भी माना 5 पार्टीज हैं, 5 पार्टीज में जिसके पास मैक्सिमम सीट्स आ जाएंगी वो रूलिंग पार्टी है। लेकिन मेजोरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके प्रति, जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो लोकसभा है या राज्यसभा है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये गलत काम करेंगे, इनकी मेजोरिटी नहीं होगी, तो लेजिस्लेचर जो हैं, जो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिवली, ठीक है। अगर किसी के अगेंस्ट में, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास किया गया है, तो ये समझिए कि जो है वो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में वो पास हुआ है, और गवर्नमेंट के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो पहले उसको उस सभा का मेंबर बनना पड़ता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे हम, तो लोकसभा का मिनिस्टर जो होगा तो पहले उसको एमपी बनना पड़ेगा, और बात करेंगे स्टेट में तो पहले एमएलए बनना पड़ेगा, उसके बाद मिनिस्टर बनेगा। ऐसा नहीं कि जो कोई एमपी एमएलए है नहीं और मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो उसको विद इन 6 मंथ जो है किसी भी सभा का, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा और लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा का मेंबर बनना ही पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टी रूल होता है, मतलब गवर्नमेंट जिसकी होती है, उसके जो लीडर होते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होता है किसी न किसी एक सभा का। तो लेकिन ये ऐसा मिनिस्टर होता है जो सर्वोपरि मिनिस्टर है, इसके अंडर में ही सभी मिनिस्टर्स आते हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, और सब इसकी बात को फॉलो करते हैं, ठीक है। यही मेन रूलर होता है कंट्री का, यही मेन कंट्री कंट्री को चलाने वाला होता है, ठीक है। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस मतलब कि जो है, जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर जो आपकी लोकसभा है उसमें पार्टी की मेजोरिटी नहीं, गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको जो है वहाँ से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखते हैं अगर क्या स्लाइड कहती है। ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। चैप्टर तो बहुत बड़ा है ये वाला, लेकिन जो इसका क्रक्स है, उस चैप्टर का जो क्रक्स है, ये पॉइंट्स अगर आप सिंपल लिख लोगे, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, टाइम लग रहा है इसलिए कि समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है इसलिए समझाना पड़ रहा है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है इसमें
सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो आपकी लोकसभा राज्यसभा है जो वो रूल बनाएगी पूरे देश में लागू होगा, तो संप्रभुता रहती है पार्लियामेंट की। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर कोई ऐसा लॉ है जो संविधान के अगेंस्ट में है, जो लॉ है बने हुए पहले उनको वायलेट करता है, जो लोग रहते हैं उनके अधिकार को छीनता है, तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है थ्रू रिट्स। रिट्स इशू होती हैं, उसके थ्रू वो रूल को हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है जो ये बात की गई है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूछ सकते हैं। और जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती, हाई कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती, सेशन कोर्ट जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। मतलब कि जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो जो हमारा जो अमेरिका का संविधान है वो क्या बताता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है। और जो हमारे देश का संविधान है वो क्या बोलता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका दोनों का डिफरेंस क्या है वो बताएंगे आगे वीडियोस में आएगा। बहुत ही प्यारा डिफरेंस है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसके बारे में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, ठीक है, दोनों कोर्ट में आए, दोनों गिल्टी हैं, एक ने मर्डर किया है, दोनों ने मर्डर किया, मतलब कि एक ने मर्डर किया किस वजह से? अपने सेल्फ डिफेंस की वजह से, और एक ने मर्डर किया है जानबूझ के। तो अगर अमेरिका के कोर्ट में जाओगे आप तो वहाँ पर देखेंगे, इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि आखिर मर्डर हुआ क्यों है, इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। अगर मर्डर का कॉज सही है तो उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। सही है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया में, अगर मर्डर हुआ है चाहे वो किसी भी पर्पज से हुआ हो, वो मर्डर ही कहलाया जाएगा। उसके लिए सेम ही सजा का प्रावधान है। तो ये दोनों के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन में ये डिफरेंस होता है। बाकी और भी डिफरेंस हैं, वो आगे जैसे वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेयर एज पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन है इस पॉइंट का। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको बता भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ, जो भी लॉ पार्लियामेंट पास करेगी उस लॉ को क्या कह सकता है? इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा वो लॉ अगर जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। सही है। और पार्लियामेंट के पास पावर ये है कि वो संविधान के मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकता है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर पार्ट को संविधान द्वारा अमेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 2019-20 की बात है, जो आपका आर्टिकल 377 हटाया गया था, तो वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि अमेंडमेंट किया गया था। जीएसटी आया 17 में, तो वो भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि जो संविधान के आर्टिकल्स थे उनको अमेंड करके नई चीज़ लेके आएगी देश के लिए। अप्लाई क्यों होगी? क्योंकि जो है वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके अंडर में हाई कोर्ट होगी, उसके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी। ये तीनों ही फंक्शनली जो होती हैं ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है। और कौन है सुप्रीम कोर्ट? इट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ लेते हैं कि हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट। हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। विच कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है मेंशन वो देख लेते हैं। संविधान के अंदर पार्ट 3 के अंदर है, 22 पार्ट पढ़ा हमने, उसमें पार्ट 3 के अंदर है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो केवल बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं। चलिए,
रिट्स बताई थी मैंने आपको किस लिए काम आती हैं। आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स होती हैं। रिट्स काम आती हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, या फिर जो है कोई हायर अथॉरिटी है और वो किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए रिट्स इश्यूज होती हैं। तो 5 टाइप की रिट्स होती हैं: हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्योरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। इनके बारे में डिटेल में अगर बताऊंगा, अभी टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो सबके ऊपर वीडियोज़ हैं, सबके ऊपर वीडियोज़ आएंगे। ये तो अभी केवल इंट्रोडक्शन है, तो बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20-21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। कब? ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जो चैप्टर है आपका सीलेंट फीचर्स वाला, उसके मेन पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको। चैप्टर पढ़ने की अब नीड, पहले तो फर्स्ट टाइम तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पे नोट्स की बात आती है ना बनाने की, तो नोट्स मत बनाइए, केवल ये वीडियो देख लीजिए और इसकी तो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लो, चाहे आप या स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं सेव कर लो। ठीक, क्योंकि अगर देखोगे आप तो जो आप लिखोगे वही मैंने लिख दिया है पहले। सही है, बस आपको वीडियोस देखने 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कोई कमी दिखती है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।